कहानी की शुरुआत एक पुराने साम्राज्य और वहाँ के योद्धा कबीले से होती है। इस साम्राज्य में शक्ति और सम्मान सबसे बड़ा दर्जा रखते हैं। पहले ही एपिसोड में हमें नायक से परिचय कराया जाता है। वह एक साधारण बच्चा दिखता है, लेकिन उसके भीतर असाधारण क्षमता छिपी हुई है। बचपन से ही उसमें युद्ध कौशल और शक्ति की ऐसी झलक है जो बाकी लोगों को चौंका देती है। उसका परिवार और लोग उस पर उम्मीद रखते हैं कि वह आगे चलकर अपने कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा बनेगा। एपिसोड 1 में उसका परीक्षण चुनौती दिखाया जाता है और उसकी क्षमता को कैसे साबित करता है उसके बारे में यह पूरी कहानी है। तो हम एपिसोड 1 के बारे में विस्तार से बात करते हैं, उसके बाद हम आएंगे कहानी के ऊपर। तो सबसे पहले परिचय मार्कस की दुनिया से है। एपिसोड की शुरुआत होती है तो मार्कस नामक एक अद्भुत दुनिया के बारे में हमें पता चलता है। यहाँ के लोगों के पास जादू नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर खास शक्तियाँ हैं। इस दुनिया में नियम साफ है, जो सबसे शक्तिशाली होता है वही कानून बनाता है और कमज़ोरों को वही मानना पड़ता है। यही ताकत की लड़ाई सुपर योद्धाओं की कहानी की नींव है। वुहान साम्राज्य का जिक्र आता है, जो सबसे प्रसिद्ध और ताकतवर साम्राज्यों में गिना जाता है। वुहान साम्राज्य एक खास शहर है मैसेडोनिया, जहाँ की संस्कृति और शक्ति की परंपरा बेहद अनोखी है। इस शहर में कहानी की शुरुआत दृश्य से घटते हैं। शक्ति स्तंभ और परीक्षा भी ली जाती है। मैसेडोनिया के एक विशाल मैदान में सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ मौजूद हर रहस्यमय संरचना जैसे शक्ति स्तंभ जो है सितारा दिखाता है। शक्ति स्तंभ में 9 सितारे हैं। नियम जो इन सितारों को पार कर लेता है वह अगले सितारे अर्थात अगले रैंक की शक्ति प्राप्त करता है। लोग यहाँ अपनी शक्ति को आजमाते और दूसरे के सामने साबित करते हैं। हमें इस एपिसोड में मुख्य किरदार ध्रुव से परिचय कराया जाता है। 3 साल पहले ध्रुव ने शक्ति स्तंभ पर 9वां सितारा हासिल कर लिया था, यानी वह सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका था। लेकिन अचानक एक रहस्यमय घटना घटती है और उसकी शक्तियां घटकर सिर्फ तीसरे सितारे पर आ जाती है। इसका मतलब वह अपनी अधिकतर ताकत खो चुका है और अब लोग उसकी क्षमता पर सवाल उठाने लगते हैं। इस हालात के बीच ध्रुव को अपमान आलोचना झेलनी पड़ती है। मैदान में मौजूद दूसरे योद्धा और दर्शक उसके पतन का मजाक उड़ाते हैं। तभी एक विरोधी उससे शर्त लगाता है, अगर वह अपनी खोई हुई ताकत वापस नहीं ला पाया तो उसे अपने योद्धा दर्जे से हाथ धोना पड़ेगा। ध्रुव यह शर्त स्वीकार करता है। उसके भीतर आत्मविश्वास है कि वह हालत उसके खिलाफ चाहे कितने भी खराब हों, लेकिन वह एक दिन फिर से अपनी पुरानी ताकत हासिल करके रहेगा। तो आइए इस कहानी को हम विस्तार में सुनते हैं कि एपिसोड 1 में क्या है। तो एपिसोड 1 में है एक शर्त। मार्कस पृथ्वी से एक ऐसी अलग खूबसूरत दुनिया, जहाँ के लोगों के पास जादू तो नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिसके जरिए यहाँ पर हर कोई मार्कस पर अपनी हुकूमत करना चाहता था। यहाँ जो सबसे शक्तिशाली होता था वो कानून बनाता था और कमज़ोर को उस कानून को मानना पड़ता था। मार्कस के सबसे जाने माने साम्राज्यों में से एक था वुहान साम्राज्य, और वुहान साम्राज्य एक बड़ा खास शहर था मैसेडोनिया शहर के खुले मैदान में आज सैकड़ों लोग की भीड़ जमा थी। ये सभी शक्ति स्तंभ के जरिए अपनी अपनी शक्तियों के सितारे को परखना चाहते थे। इस स्तंभ पर 9 सितारे थे, जिन्हें पाकर ही आप शक्तियों के अगले रैंक पर जा सकते हैं। ध्रुव 3 साल पहले शक्ति स्तंभ पर 9वें सितारों को पा चुका था, लेकिन अचानक उसकी शक्तियां तीसरे सितारे पर आकर रुक गई और तभी से ध्रुव वापस से 9वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपनी इसी शक्ति के सितारे को परखने के लिए ध्रुव सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर ध्रुव ने खुद को भरोसा दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस बार मेरी शक्तियाँ जरूर 9वें सितारे तक फिर से ज़रूर पहुँचेंगी। आज मैं शून्य रैंक से आगे बढ़कर एकलव्य बन के रहूँगा। तभी एक घोषणा सभी के कानों में गूंजी और अब अपनी शक्तियों को परखने वाले अगले शख्स का नाम है ध्रुव। जैसे ही ध्रुव का नाम पुकारा गया, वो लोगों की भीड़ से निकलकर बाहर आया और अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊंचाई पर रखे एक बड़े से पथरीले स्तंभ की ओर बढ़ने लगा, जिसका नाम था शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ के ठीक सामने पहुंचने के बाद
ध्रुव के जहन में कई बातें चल रही थी। ध्रुव जब सिर्फ 4 साल का था तब से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और 10 साल की उम्र तक वो 9वें सितारे पर पहुंच गया था। फिर 11 की उम्र में वो शून्य रैंक से एकलव्य रैंक पर आ गया था। शौर्य दल के 100 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब एक 11 साल का बच्चा एकलव्य बन गया हो। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से एकलव्य एक बार फिर से शून्य रैंक पर आ गया। यही सब सोचते हुए ध्रुव ने अपनी दाहिने हाथ की हथेली को शक्ति स्तंभ पर परखने के लिए आगे बढ़ाया। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर बने शक्ति चक्र पर रखा। कुछ देर के सन्नाटे के बाद ध्रुव के कानों में एक आवाज़ गूंजी, तीसरा सितारा, शक्ति और भी कम। इस बार भी ध्रुव का सबसे प्रदर्शन निराशाजनक प्रदर्शन रहा। ये आवाज़ें जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ी उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शक्ति स्तंभ पर गड़े हुए 2 शब्द तीसरा सितारा ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। इस बार तो उसने हर बार से ज़्यादा मेहनत की थी। शक्ति स्तंभ के सामने खड़े ध्रुव ने अपने आप से हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खुद से नाराज ध्रुव ने दोबारा 2 से 3 बार अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर रख कर देखा। लेकिन इस बार उसने अपनी आंखों के सामने वही सितारा दिखाई दे रहा था जिसने पिछली बार 3 सालों से उसकी रातों की नींद छीन रखी थी। उस मैदान में खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, ए शून्य रैंक, चल अब नीचे आ जा। अगर बार बार शक्ति स्तंभ पर हाथ रखने से शक्तियों का सितारा बढ़ जाता तो तू पिछले 3 साल से तीसरे सितारे पर नहीं होता। उसके इतना कहते ही कई लोगों ने जोर के ठहाके के साथ ध्रुव पर हंसना शुरू कर दिया। ये हंसी के ठहाके पूरे मैदान में घुसते हुए ध्रुव के कानों के भीतर तीर की तरह चुभ रहे थे। ध्रुव ने वहां से निकलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब उसके कानों में उन सभी के हंसी के ठहाकों के साथ कई ताने भी सुनाई देना शुरू हो गए। क्यों भाई, एक बार फिर से ध्रुव ने साबित कर ही दिया कि वो पिछले 3 सालों से शून्य था, शून्य है और आगे भी शून्य ही रहेगा। गलती से ही हीरो बन गया था ये छोटी उम्र में। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। और मेरे हिसाब से अब इस शून्य की कीमत हमारे शौर्य दल में किसी कचरे से कम नहीं है। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन हमारी मजबूरी भी देखो। हमारे शौर्य दल के जाबाज लीडर अरेंद्र उसके पिता हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने इसे कब मैसेडोनिया से बाहर फेंक दिया होता। लोगों के मुंह से निकलते ताने ध्रुव के दिल में बेचैनी और घबराहट पैदा कर रहे थे। एक घबराहट अब उसके चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे वहीं पर मौजूद उसकी सबसे अच्छी दोस्त ईरा भी भांप चुकी थी। ईरा भीड़ में से निकलते हुए बाहर आई और उसने ध्रुव के कंधे पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उन दोनों की नज़रें आपस में मिली, जिससे ध्रुव की बेचैनी थोड़ी कम हुई। कुछ ही देर में दोनों साथ साथ कदम बढ़ाते हुए मैदान से बाहर निकल के जाने लगे। ध्रुव अपने शौर्य महल की तरफ बढ़ा, तभी ईरा ने उदास दिख रहे ध्रुव का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक न एक दिन तुम एकलव्य जरूर बनोगे। ईरा अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त ध्रुव के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही। एक तरफ जहाँ ध्रुव परेशान था, उसकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक परेशानी उसके घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन ध्रुव उस परेशानी से पूरी तरह बेखबर था। ध्रुव और ईरा आखिरकार शौर्य महल पहुँच गए। अब दोस्तों, आगे की कहानी